Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is approaches of phenomenology. Phenomenology, it is a sub-theme under qualitative research methodology, and in Hindi it is called as Parighatna Vigyan. तो परिघटना विज्ञान या फेनोमेनोलॉजी पे पहले भी बात हो चुकी है, और इस वक्त हम लोग अप्रोचेस ऑफ फेनोमेनोलॉजी की बात करेंगे कि किन किन तरीकों से फेनोमेनोलॉजी की जा सकती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो फेनोमेनोलॉजी है क्या? इट इज द स्टडी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पीपल्स लिव्ड एक्सपीरियंसेस। यानी कि ये हम सभी जानते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च होगी तो हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे, हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे, हम कंटेक्स्ट स्पेसिफिक रहेंगे, हम जो हमारा पार्टिसिपेंट है, जो हमारा सैंपल ग्रुप है, जो जिसको हमने चुना है, उसके अनुभवों को निकालना चाहेंगे। ये एक मेन थीम क्वालिटेटिव रिसर्च की है। तो जिसमें से फेनोमेनोलॉजी जो है वो फेनोमेना की स्टडी होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। और ये जो लोग हैं, उन्होंने जिन अनुभवों को जिया है, उनके अर्थ को समझने का अध्ययन है कि उनके लिए उनके अनुभवों का क्या अर्थ है। A phenomenological study explores what people experience and focuses on their experience of the phenomena. जो परिघटना विज्ञान का अध्ययन है वो ये खोजने की कोशिश करता है कि लोग क्या अनुभव करते हैं और कैसे एक्सपीरियंस ऑफ द फिनोमेना, और उस घटना के अनुभव को फोकस करता है। अब फेनोमेना, और फेनोमेना क्या है? ये कोई घटना हो सकती है, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसका कि अध्ययन अनुसंधानकर्ता शोधकर्ता करना चाहता है। Although the origins of phenomenology can be traced back to Kant and Hegel, Vandenberg regards Husserl as the fountainhead of phenomenology in the 20th century. यद्यपि अगर हम खोजें इतिहास में जाकर तो इसके ओरिजिन, इसकी हमको उत्पत्ति के जो ट्रेसेस हैं वो हमको कांत और हीगल तक जाके मिलते हैं, मतलब बहुत पुराने हैं। लेकिन वॉन्डेनबर्ग ने कहा कि हसल को आप 20वीं शताब्दी में परिघटना विज्ञान का अध्यक्ष हेड मान सकते हैं। हसल ने क्या कहा? रिजेक्टेड द बिलीफ दैट ऑब्जेक्ट्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दो चीजों का उन्होंने विरोध किया। पहला तो ये माना जाता था कि जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में रहता है, वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है आपसे। इसका मतलब कि उसमें इंडिपेंडेंट तो कुछ रह ही नहीं सकता, हर चीज कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, पहली बात। और दूसरी, दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स इज रिलायबल। ये भी गलत है। मतलब दो बिलीफ्स को उन्होंने रिजेक्ट किया। पहला कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। दूसरा कि आप ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन को रिलायबल तरीके से पा सकते हैं। मतलब रिलायबल तरीके से नहीं पा सकते का क्या मतलब? कि मैं कोई और इंफॉर्मेशन लाऊंगी, आप कोई और इंफॉर्मेशन लाएंगे। He argued that people can be certain about how things appear in or present themselves to their consciousness. देखिए इस पर ये पहले भी एक वीडियो है मेरा, तो आप उसे देखेंगे तो आप जानेंगे कि कॉन्शियसनेस पे बहुत बल है फेनोमेनोलॉजी में। तो उन्होंने ये भी तर्क दिया कि पीपल कैन बी सर्टेन अबाउट हाउ थिंग्स अपीयर इन और प्रेजेंट देमसेल्व्स टू देयर कॉन्शियसनेस। यानी कि लोग ये इस बारे में हमको जानना है कि लोग जो घटनाएं हैं, जो चीजें हैं, उनके सामने कैसे आती हैं और उसको कैसे समझते हैं और कैसे उनके चेतन अवस्था में वो चीजें रहती हैं, है ना। और क्या है फेनोमेनोलॉजी की इस फिलोसॉफिकल मेथड? अच्छा, ये फिलोसफी से आया है, ये तो हम सभी जानते हैं कि ऑल डिसिप्लिन्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलोसफी। फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो ये भी इसकी फिलोसॉफिकल ओरिजिन है फेनोमेनोलॉजी की। ये है क्या? साइंस ऑफ प्योर फेनोमेना। शुद्ध परिघटना का विज्ञान ही परिघटना विज्ञान है। हसल रिजेक्टेड, ये बात फिर से आ गई। और ये बिलीफ था किसका? कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, ऑब्जेक्ट के बारे में आप रिलायबल इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। ये किसका स्टांस था? ये पॉजिटिविज्म का स्टांस था। तो हसल ने इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि पॉजिटिविज्म्स एब्सोल्यूट फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी and instead argued that phenomena is perceived by the individual's consciousness should be the object of scientific study. इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन किसी भी घटना का असंभव है, नहीं हो सकता है। उन्होंने रिजेक्ट किया, मतलब एकदम एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब जो मैं समझूं बिल्कुल वैसा ही आप समझे। बल्कि उन्होंने आर्ग्यू करके ये कहा कि व्यक्ति जो परसीव करते हैं फेनोमेना को, जो उनके चेतन अवस्था में जैसे वो फेनोमेना परसीव की जाती है, वो किसी वैज्ञानिक अध्ययन का ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी होना चाहिए। It can be defined as an approach to research that seeks to describe the essence of the phenomena by exploring it from the perspective of those who have experienced it. मतलब ये इस तरह से अध्ययन, इसको आप समझ सकते हैं परिघटना विज्ञान को, कि ये अनुसंधान का वो उपागम है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि लोगों ने जिन अनुभवों को जिया है, उनके पर्सपेक्टिव के, उनके परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हमको उस घटना के एसेंस को, उसका जो सार है, उसको डिस्क्राइब करने का प्रयास ही परिघटना विज्ञान है।
The goal of phenomenology is to describe the meaning of this experience. तो phenomenology का मतलब गोल क्या हो गया, उद्देश्य क्या हो गया, लक्ष्य क्या हो गया कि जो अनुभव व्यक्तियों ने लिया है उन्हीं की मीनिंग को हमें डिस्क्राइब करना है as it is, both in terms of what was experienced and how it was experienced. और हमको दोनों टर्म्स में ये अध्ययन करना है कि उन्होंने क्या अनुभव किया और उन्होंने कैसे अनुभव किया, है ना. तो phenomenological research क्या हो गई? The main concept of the phenomenological research या approach is to identify common themes among the shared experiences of people's lives to identify and describe a phenomenon. मतलब एक phenomena को कुछ लोगों ने जिया है, उन्होंने उसको अनुभव किया है. तो phenomenological approach का गोल क्या है कि जिन लोगों ने समान रूप से, मतलब जिन सभी लोगों ने उस घटना को जिया है, उनके जो शेयर्ड एक्सपीरियंस, जिन अनुभवों को उन्होंने साझा किया है, उसमें हम कुछ कॉमन थीम निकाल सकें. The researcher conducts in-depth interviews with many individuals to find the common theme of the individuals. तो इसके लिए रिसर्चर को क्या करना होता है, उसको बहुत सारे लोगों से in-depth interviews करने होते हैं और तब जाके उसको common theme मिलती है. Phenomenological research is a qualitative research approach that builds on the assumption that the universal essence of anything ultimately depends on how its audience experiences it. ये क्वालिटेटिव या गुणात्मक अनुसंधान का उपागम है और ये इस assumption, मूलभूत मान्यता पर आधारित है कि जैसे लोग अनुभव, ऑडियंस हो गया, आपका पार्टिसिपेंट हो गया, पीपल हो गए, जैसे किसी भी घटना का अनुभव करते हैं, उसका यूनिवर्सल, मतलब कि उसका यूनिवर्सल एसेंस किस पर निर्भर करता है, उन पर जो उसको अध्ययन करते हैं, जो उसको अनुभव करते हैं, यानी कि ऑडियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें. Or pure phenomenological research seeks essentially to describe rather than explain and to start from a perspective free from hypothesis और preconceptions. हम लोग ये जानते हैं कि हम qualitative research में किसी hypothesis से start नहीं करते, हम किसी प्री कंसेप्शन से, प्री कंसीव्ड नोशन से स्टार्ट नहीं करते, और यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो वर्णन करने का होता है, न कि व्याख्या करने का. More recent humanist and feminist researchers refute the possibility of starting without preconceptions or bias and emphasize the importance of making clear how interpretations and meanings have been placed on findings, as well as making the researcher visible in the frame of the research as an interested and subjective actor rather than a detached and impartial observer. यानी कि शुरुआत में क्या माना जाता था कि रिसर्चर को क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसको जो फिनोमेना से डिटैच होना चाहिए, उसको इम्पार्शियल होना चाहिए. लेकिन जब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात आती है तो वहां ये आवश्यकता है, ये उसका एसेंस है, ये उसके लिए सबसे जरूरी बात है कि जो रिसर्चर हो वो विजिबल हो पूरी फ्रेम ऑफ रिसर्च में, उसकी सब्जेक्टिविटी आए, उसकी सब्जेक्टिविटी आना जरूरी है, और यही स्ट्रेंथ है क्वालिटेटिव रिसर्च की. इसको आप और जानेंगे तो समझेंगे. फिर अप्रोचेस में, इसमें दो अप्रोचेस की बात है, ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजी है और एक और है ना. तो ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजी ही हसल ने दी है. इन हसल्स ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजी आल्सो समटाइम्स रिफर टू एज डिस्क्रिप्टिव अप्रोच. इसको डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी कहा जाता है. यहाँ रिसर्चर का गोल क्या है, इज टू अचीव ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्टिविटी. अब ये क्या है, ये एक it is a state wherein the impact of the researcher on the inquiry is constantly assessed and biases and preconceptions neutralized so that they do not influence the object of study. मतलब कि ये जो फेनोमेनोलॉजी का प्रकार है उसमें हम एक तरीके की सब्जेक्टिविटी पाना चाहते हैं. कौन उस सब्जेक्टिविटी का, सब्जेक्टिविटी मतलब व्यक्तिनिष्ठता, यानी आपका व्यक्ति सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होगा. कैसे इंक्लूड होगा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमको रिसर्चर का इम्पैक्ट इंक्वायरी पे कॉन्स्टेंटली असेस करना है, मतलब हमेशा ध्यान देते रहना है कि हमारा कितना इम्पैक्ट उसमें पड़ रहा है, और अपने बायसेस और प्री कंसेप्शंस को हमें उदासीन करते चलना है, न्यूट्रलाइज करते चलना है, ताकि वो जो है आपके ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी को इन्फ्लुएंस ना करे. In this study, the researcher assumes the position of a tabula rasa, जो हम लोग बिहेवियरिस्ट में पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति है वो बिल्कुल क्लीन स्टेट है और आप उसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं. A blank state that uses participants' experiences to develop an understanding of the essence of a phenomena. मतलब वो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी को मान तो रहे हैं कि सब्जेक्टिविटी आनी चाहिए, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आपका बायस और प्रीकंसेप्शन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी को इन्फ्लुएंस ना करे. यानी कि आप एकदम ब्लैंक स्टेट होके फील्ड में एंटर कीजिए, ताकि जो उसमें लिखा जाए, जो उसमें उभर के आए, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस हो, आपका नहीं.
दिस स्टेज इज अचीव्ड वाया ए सीरीज ऑफ रिडक्शन। वो कह रहे हैं कि एक रिडक्शन की सीरीज से आप इस स्टेज को पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? द फर्स्ट रिडक्शन रिफर्स टू एज द ट्रांसेंडेंटल स्टेज। जो पहली जो रिडक्शन की स्टेज है उसको आप क्या नाम देंगे? ट्रांसेंडेंटल स्टेज कहेंगे। क्या है ये? इट रिक्वायर्स ट्रांसेंडेंस फ्रॉम द नेचुरल एटीट्यूड ऑफ एवरीडे लाइफ थ्रू पोप, ऑल्सो कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ब्रैकेटिंग। अच्छा, ये ब्रैकेटिंग का नाम बार बार आप जब भी फेनोमेनोलॉजी पढ़ेंगे तो आएगा, तो ब्रैकेटिंग अगर आप सरसरी तौर पर पढ़कर निकल जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा क्या है। आगे वैसे कहीं लिखा होगा। ब्रैकेटिंग का क्या मतलब है कि हम जब मैथ्स में ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 का गुणनफल सब जगह चल रहा है तो हम कहते हैं 2 को ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए, यानी कि हर गुणनफल में से, हर मल्टीपल में से, हर न्यूमरल में से 2 बाहर निकल गया। इसी तरीके से ब्रैकेटिंग जब ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजी में आती है तो वो कह रहे हैं कि आप, यानी कि रिसर्चर, अपना एक्सपीरियंस, अपना नोशन, अपने बायसेस को ब्रैकेट ऑफ कर लीजिए आप पूरी सिचुएशन से। दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच द रिसर्चर सेट असाइड, हम एक किनारे हो जाएं और ब्रैकेट ऑफ एज वन वुड इन ए मैथमेटिकल इक्वेशन, वैसे ही जैसे कि किसी गणितीय समीकरण में होता है। तो हमको क्या क्या ब्रैकेट ऑफ करना है? अपनी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, अपना पूर्व ज्ञान और अपना एजम्पशन, जो कुछ हम मान के चले हैं अबाउट द फिनोमेना ऑफ द इंटरेस्ट, यानी हमारे इंटरेस्ट का जो फिनोमेना है उससे हमको अपना पूर्व ज्ञान, एजम्पशन, प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग सब कुछ ब्रैकेट ऑफ कर लेनी है। The previous understanding that must be set aside include a wide range of sources including, और ये कहाँ से ये assumptions आ सकते हैं? हमने कुछ पढ़ा होगा, कुछ scientific theories हमने पढ़ी होंगी, कोई knowledge explanation हमारे दिमाग में होगा, truth or falsity of claims made by participants and personal views and experiences of the researcher, इन सब को हमको set aside करना है, एक किनारे रखना है। सेकेंड फेज क्या है रिडक्शन का? ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। Each participant's experience is considered individually। हमको यहाँ पे समरी नहीं बनानी है कि सबने जो बोला हम जोड़ के लिख दें, नहीं, सारे पार्टिसिपेंट जितने भी हमने लेके चले हैं उनके एक्सपीरियंस को हमको इंडिविजुअली कंसीडर करना है एंड ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमेना, मीनिंग्स एंड एसेंसेस कंस्ट्रक्टेड, और हमको पूरे फिनोमेना का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना है हर इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट स्टेज क्या है? रिडक्शन वाया इमेजिनेटिव वेरिएशन, wherein all the participants' descriptions of conscious experience are distilled to a unified synthesis of essences through the process of free variation। अब हमको क्या करना है? अब हमको सारे experiences की synthesis करनी है। This process relies on intuition and requires imagining multiple variations of the phenomena in order to arrive at the essences of the phenomena. These essences become the foundation for all knowledge about the phenomena। यानी कि पहले हमने अपने आप को किनारे किया, फिर हमने हर इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को काउंट किया, और फिर हमने सिंथेसिस इस प्रकार से की कि सबका व्यू पॉइंट उसमें आए, किसी का किसी में सॉरी मर्ज ना हो जाए, है ना। और जो दूसरा प्रकार है, दूसरा उपागम है फेनोमेनोलॉजी का, वो हर्मेन्यूटिक फेनोमेनोलॉजी है। Hermeneutics was originally the practice of interpreting meaning within biblical text। यानी कि शुरुआती दिनों में जब हम जो बाइबल थी उसका जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था, तो वहां से निकल कर ये फेनोमेनोलॉजी की अप्रोच बनी है। यानी कि क्या समझे आप कि टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन करने की प्रक्रिया है। यूसेज ऑफ द टर्म हैज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन रिलीजियस टेक्स्ट एज वेल। मतलब कि कालांतर में धीरे धीरे बाइबल के अलावा ये नॉन रिलीजियस टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन में भी काम आने लगी, है ना। फिर इन सर्च ऑफ अंडरलाइंग सोशियो पॉलिटिकल मीनिंग, यानी कि रिलीजियस छोड़ के अब सोशियो पॉलिटिकल मीनिंग का भी इंटरप्रिटेशन से खोजे जाने की कोशिश की गई, इसीलिए इसको इंटरप्रेटिव फेनोमेनोलॉजी भी कहते हैं। जबकि ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजी को क्या कहते हैं? उसको डिस्क्रिप्टिव फेनोमेनोलॉजी कहते हैं। और ये इसके ओरिजिनेटर कौन है? मार्टिन हेडेगर हैं। Originates from the work of Martin Heidegger, while Heidegger's philosophical inquiry began in alignment with Husserl's। देखिए दोनों लोग साथ साथ काम शुरू किए, लेकिन the later challenged several key aspects of Husserl's transcendental phenomenology। लेकिन बाद में हेडेगर ने हसल के कुछ assumptions या key aspect को चैलेंज किया और इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। A foundational break from his predecessor was the focus of phenomenological inquiry। और इनका मेन जो मतलब कंपैरिजन या आप कहें डिफरेंस का मुद्दा था, वो फेनोमेनोलॉजिकल इंक्वायरी का फोकस था। कैसे? जबकि हसल कह रहे हैं कि वो नेचर ऑफ नॉलेज में इंटरेस्टेड है, यानी कि ज्ञान की प्रकृति क्या है, यानी कि इनका फोकस इपिस्टेमोलॉजिकल है, किसका? हसल का। जबकि हेडेगर किस में इंटरेस्टेड है? नेचर ऑफ बीइंग, यानी क्या हो रहा है, यानी कि इनका फोकस क्या है? ऑन्टोलॉजिकल है। तो ये आपको थोड़ा सा फिलोसफी के बारे में पता होना चाहिए कि इपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी में क्या अंतर है। Heidegger is interested in human beings as actors in the world and so focuses on the relationship between an individual and his or her life world।
यानी कि यहाँ पे हेडेगर किस में इंटरेस्टेड है कि क्या रिलेशनशिप है, सह संबंध है किसके किसके बीच में, इंडिविजुअल और उसके संसार लाइफ वर्ल्ड के बीच में। तो हेडेगर ने जो ये लाइफ वर्ल्ड का कंसेप्ट दिया है, टर्म दिया है, रेफर टू द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स रियलिटीज आर इनवेरिएबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड इन विच दे लिव। वो कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल है उसका जो रियलिटी है वो कैसे बनता है, उस संसार से बनता है जिसमें कि वो रहता है। फिर ये कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, लिव्ड एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं। अब इसको ऐसा करते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं तो आसान हो जाएगा। फिलोसॉफिकल ओरिजिन की बात करें तो जो ट्रांसेंडेंटल है वो डिस्क्रिप्टिव फेनोमेनोलॉजी है, जो हर्मेनेटिक है वो इंटरप्रेटिव है। इनकी ओरिजिन हसल से मिलती है, इनकी हेडेगर से मिलती है। ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशन इसमें ये है कि रियलिटी इज इंटरनल टू द नोअर व्हाट अपीयर्स इन देयर कॉन्शियसनेस, यानी कि जो सत्य है, यथार्थ है, वो नोअर के लिए इंटरनल है। जबकि हेडेगर कह रहे हैं कि लिव्ड एक्सपीरियंस इज एन इंटरप्रेटिव प्रोसेस सिचुएटेड इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ वर्ल्ड, यानी कि ये जो है हसल जो है वो कॉन्शियसनेस पे बल दे रहे हैं, जबकि हर्मेनेटिक लाइफ वर्ल्ड पे बल दे रहे हैं। उसी तरह से एपिस्टेमोलॉजिकल अजम्पशंस में क्या है कि ऑब्जर्वर मस्ट सेपरेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ ना, जिसको कि ब्रैकेटिंग नाम दे रहे हैं कि आप अपने आप को अलग कर लीजिए, बायस फ्री हो जाइए। जबकि ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट बायस, अंडरस्टैंड्स फेनोमेना बाय इंटरप्रेटिव में से, यानी कि आप बशर्ते आप उसमें शामिल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्चर्स रोल इन डेटा कलेक्शन, यहाँ ऑब्जर्वर इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट बायस, अंडरस्टैंड्स फेनोमेना में इंटरप्रेटिव मींस, अच्छा ये इसका ये यहाँ आ गया है गलती से, सॉरी हाँ, ये यही चीज यहाँ आ गई है। और यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स ऑन एसेंशियल थीम्स ऑफ पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस विद द फेनोमेना व्हाइल साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन ऑन ओन एक्सपीरियंस। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ रिसर्चर को डिटैच रहना है और यहाँ रिसर्चर अटैच हो सकता है। और रिसर्चर्स रोल इन डेटा एनालिसिस क्या है, कंसीडर फेनोमेना फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, आइडेंटिफाई यूनिट्स ऑफ मीनिंग एंड क्लस्टर इनटू थीम्स टू फॉर्म टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन यहाँ निकालना है, और यहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेना निकालना है। इंटरप्रिटेशन पर ज्यादा बल है, इस तरीके से। मैं इसके रिसर्चर्स रोल इन डेटा कलेक्शन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, ठीक है। ये यही वाली चीज यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट हो गई। और हाउ दी स्टडी अनफोल्डेड करेंगे कैसे आप, सबसे पहले आप एक्सप्लिकेशन ऑफ द डेटा कहेंगे। ये बड़ी खास बात है, वो कह रहे हैं कि आप डेटा एनालिसिस मत करिए। क्यों डेटा एनालिसिस ना करें, क्योंकि एनालिसिस में चीजें टूट जाती हैं और हमको तो सब कुछ जोड़ के चलना है, किसी के भी व्यू पॉइंट को खोना नहीं। इसलिए एक नया टर्म निकल के आया, एक्सप्लिसिटेशन, जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए फिनोमेना व्हाइल कीपिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द होल, यानी होल को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो उसमें हम क्या क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेटिंग करेंगे, यानी आप अपने आप को अलग कर लीजिए। फिर आप डीलिनिएटिंग यूनिट्स ऑफ मीनिंग करेंगे, यानी हर यूनिट की मीनिंग निकालेंगे। फिर आप क्लस्टरिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ मीनिंग टू फॉर्म थीम्स, यानी कि सारी मीनिंग जोड़ के अब आप थीम बनाएंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, समराइजिंग ईच इंटरव्यूज, वैलिडेटिंग इट एंड वेयर नेसेसरी मॉडिफाइंग इट। और लास्ट में एक्सट्रैक्टिंग जनरल एंड यूनिक थीम्स फ्रॉम ऑल द इंटरव्यूज एंड मेकिंग ए कंपोजिट समरी। तो इट इज नॉट एट ऑल इजी, बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा था, इसलिए लास्ट में मैंने थोड़ा जल्दी समराइज कर दिया। मतलब कि यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, अपने आप को ब्रैकेट ऑफ किया। फिर आपने क्या किया, हर यूनिट से मीनिंग निकाली। फिर आपने क्या किया, सारी मीनिंग को जोड़ के थीम बनाई। फिर आपने हर इंटरव्यू को समरी की, समरी उसकी निकाली। और लास्ट में सब जनरल और यूनिक थीम को निकाल लिया आपने इंटरव्यू से और सबकी एक कंपोजिट समरी बनाई। यही आप करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, फेनोमेना का डिस्क्रिप्शन करना चाहते थे, जैसे कि पीपल्स ने उसको एक्सपीरियंस किया है। ओके तो पिछली बार जो फेनोमेनोलॉजी पे वीडियो कवर किया था मैंने, उसमें अप्रोचेस नहीं थी, और अप्रोचेस बहुत पूछी जाती हैं, पता होना चाहिए आपको। अगर आप रिसर्चर हैं तो आप जरूरत भी पड़ेगी आपको। तो ये दो ट्रांसेंडेंटल और हर्मेन्यूटिक फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें पहले के हेडिगर हैं और पहले के हसल हैं और दूसरे के मार्टिन हेडिगर है ना। So in this way, I have covered the several two most important approaches of phenomenology too. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel.